हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वतंत्र राज्यों का उदय। स्वतंत्र राज्यों का उदय। देखो, स्वतंत्र राज्यों का उदय जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो कई सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, जिससे कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और उन स्वतंत्र राज्यों में सबसे संपन्न राज्य बंगाल हुआ करता था। बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान हुआ करता था, जिसको औरंगजेब ने सबसे पहले सूबेदार नियुक्त किया था और इसी ने अपने को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब बंगाल की राजधानी ढाका थी और 1713 में मुर्शीद कुली खान ने अपने को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया और 1713 से 1727 तक बंगाल का पहला नवाब बना। इसी ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद घोषित किया। 1727 में इसकी मृत्यु हुई और बंगाल का अगला नवाब सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक बना। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब सरफराज खान बना, जो कि 1739 से 1740 तक बना। सरफराज खान के सेनापति ने इसके प्रति विद्रोह कर दिया और 1740 में घेरिया का युद्ध लड़ा गया, जो कि सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच लड़ा गया। अलीवर्दी विजयी हुआ और खुद को 1740 से 1756 तक बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खान ही बना, जो अंग्रेजों की नीतियों को समझ गया था कि अंग्रेज आए हैं व्यापार करने, लेकिन इनका उद्देश्य व्यापार की आड़ में ही यहाँ पर अपना अधिकार मजबूत करना है। और अब अगला नवाब सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से 1757 तक था, अगला नवाब बनता है और यही पहला बंगाल का नवाब था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही की। 1756 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों व्यापार कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी। तो सिराजुद्दौला ने दोनों को चेतावनी दी कि किलेबंदी बंद कर दीजिए। फ्रांसीसी तो बंद कर दिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और इसने अंग्रेज़ों के फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कालकोठरी घटना को अंजाम दिया था। देखो, इस पूरी घटना को विलियम हॉलवेल ने लिखा था। तब बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाकर भेजा गया था और 1757 में ही प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ क्योंकि इसी का सेनापति मीर जाफर ने तथा मंत्री राजदुल्लभ ने धोखा दिया और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ने गया तथा सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदन मोहन लाल शहीद हुए। देखो, तथा उसके सेनापति मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया। मीर जाफर 1757 से 1760 तक शासन किया। जब तक यह बंगाल का नवाब रहा, अंग्रेजों को बेहद फायदा पहुंचाता रहा और उनका खिदमतगार बनकर रहा। अब मीर कासिम बनता है 1760 से 1763 तक। यह अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मीर कासिम ने ही भारत के मुगल बहादुर शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को संदेश भिजवाया कि हम अपनी सेना को एकजुट करके अंग्रेजों को बाहर निकाल सकें। ये बात पता चलने पर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को 1763 में पुनः बना दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा हेक्टर मुंडो के बीच लड़ गया, लेकिन इन तीनों सेना ने मिलकर भी हेक्टर मुंडो को पराजित नहीं कर सके। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव पुनः गवर्नर बनकर आया तो इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें पूरे के पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल प्रांतों में कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था तथा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन का अंत किया और 1773 में ही रेगुलेटिंग अधिनियम लागू किया गया। अब अवध की बात करते हैं। अवध में पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का क्षेत्र फैला हुआ था। अवध 1722 में अवध के सूबेदार ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और अवध का नवाब प्रथम शहादत खान बुरहान उल मुल्क था तथा उसकी राजधानी फैजाबाद थी। इसे मोहम्मद शाह के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1739 में नादिर शाह का प्रथम आक्रमण शहादत खान बुरहान उल मुल्क द्वारा नादिर शाह को दिल्ली की तरफ लूट करने का रास्ता दिखाया तथा नादिर शाह दिल्ली में जाकर 5 दिनों तक खूब लूटपाट कत्लेआम किया, जिसे देखकर शहादत खान शर्मिंदा हुआ और 1739 में आत्महत्या कर ली। शहादत खान के मरने के बाद इसका भतीजा दामाद ही सफदरगंज अगला नवाब बना। सफदरगंज का नाम अबुल मशहूर खाबी था। सफदरगंज 1742 में पटना पर अधिकार करता है। 1744 में मुगल मोहम्मद शाह बादशाह ने इसे अपना वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो मणिपुर का युद्ध लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली और मुगलों मतलब सफदरगंज के बीच हुआ। 1753 में मुगल बादशाह अहमद शाह ने सफदरगंज को वजीर पद से हटा दिया और 1754 में ही सफदरगंज की अवध में मृत्यु हुई। सुजाउद्दौला की बात करें तो यह सफदरगंज का बेटा था और यह अवध का अगला नवाब बना। 1759 में इसने अली गौहर की मदद की और अली गौहर ही शाह आलम द्वितीय बनता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इसके समय में
जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। सुजा-उद-दौला ने मदद करने का वादा मराठाओं से किया था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1754 में सुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जो कि 1847 से 1856 तक था। 1856 में अवध पर लार्ड डलहौजी आक्रमण करके वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर अधिकार किया, और 1857 के विद्रोह में वाजिद अली की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अवध का अंतिम नवाब बिरजिस कादिर या वाजिद अली थे। अब हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनक्लेज खान, जिसका नाम निज़ाम उल मुल्क था, को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य में दक्षिण भारत में 6 सूबे हुआ करते थे तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र की औरंगाबाद को बना दिया गया। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को मारने में मोहम्मद बादशाह की मदद की थी, तो मोहम्मद शाह खुश होकर इसे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था। 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया हैदराबाद में, और यही हैदराबाद के प्रथम निजाम कहलाया। निज़ाम उल मुल्क ने ही हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की। 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क तथा मुबारिज खान के मुगल सेनापति के बीच हुआ था। निज़ाम उल मुल्क का समकालीन मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम था, जो कि 1729 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निज़ाम मुल्क को पेशवा बाजीराव ने पराजित किया। पेशवा बाजीराव ने 40 युद्ध लड़े, सभी विजयी हुए। हैदराबाद राज्य ही सबसे पहला राज्य था जिन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। हैदराबाद के निजामों को आर्मी सेना भी दी थी। देखो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का संस्थापक सादुल्ला खान था। कर्नाटक का संस्थापक सादुल्ला खान था। कर्नाटक भी मुगलों के अधीन हुआ करता था, तो वहीं का सूबेदार सादुल्ला खान ने कर्नाटक को स्वतंत्र रूप में घोषित किया था। कर्नाटक राज्य केवल ब्रिटिशर्स और फ्रांस के द्वारा युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया गया। राजपूत की बात करें तो आमेर का राजा सवाई मिर्जा जयसिंह के नाम से एक राजपूत शासक था। मुगलों से राजपूत को स्वतंत्र करने वाला सवाई मिर्जा हुआ। इसी ने आमेर शहर के समीप जयपुर की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राजपूत राज्य की स्थापना सवाई मिर्जा द्वारा की गई थी। यह एक महान खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक, स्थापत्यकार एवं महान शहर नियोजक था। इसे सवाई मिर्जा की उपाधि मुगल बादशाह जहादर शाह ने दिया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन में सूर्य घड़ियों का इस्तेमाल करवाया था। भरतपुर की बात करें तो स्वतंत्र भरतपुर राज्य के संस्थापक 2 जाट, चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। अभी तक मुगलों के अधीन भरतपुर क्षेत्र हुआ करता था। औरंगजेब के शासनकाल में राजा राम जाट के ही नेतृत्व में अकबर के मकबरे पर आक्रमण हुआ। भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध शासक सूरजमल जाट था, जिसके समकालीन मराठाओं के पेशवा बाजीराव, नाना पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के थे। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में सूरजमल जाट का मराठों की मदद करने से इनकार कर दिया गया था। मैसूर की बात करें तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से अंत कालीकोटक युद्ध के बाद हुआ था। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अंत होने पर वही छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित हो गया, जिसमें एक स्वतंत्र राज्य मैसूर भी बना। कालीकोटक के युद्ध के बाद एक वायडियार वंश की स्थापना हुई मैसूर राज्य में, और यहाँ एक शासक चिक्का कृष्णराज तृतीय ने शासन करना शुरू किया। लेकिन चिक्का कृष्णराज की वास्तविक शक्तियाँ देवराज और नजराज के पास थी। फिर देवराज ही शासक बन गया और अपना सेनापति हैदर अली को बनाया। मैसूर राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित हैदर अली ने किया था। 1760 में हैदर अली मराठाओं द्वारा पराजित हुआ। इसी के अगले साल 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, तो हैदर अली ने अपने राज्य को विस्तृत करने का सही अवसर मिल गया हैदर अली को। और हैदर अली और मुगल ब्रिटिशर्स के बीच 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ 1767 से 1769 के बीच, यह ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच हुआ, और इस युद्ध में दोनों के बीच मद्रास की संधि हुई, और इसमें अंग्रेजों और हैदर अली द्वारा एक दूसरे के द्वारा हड़पे गए क्षेत्र वापस कर दिए गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक, ये भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ, जिसमें 1780 में हैदर अली के द्वारा अंग्रेज चीफ आर्मी सेनापति बेली को बुरी तरह से पराजित किया गया, और 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में ब्रिटिश आर्मी चीफ आयरकोट के द्वारा हैदर अली को परास्त किया गया। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को दोबारा पराजित किया, लेकिन इसी आक्रमण के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई। मैसूर का अगला उत्तराधिकारी हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासन करता है, और यह महान विद्वान था।
अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू भाषाओं का। टीपू सुल्तान महान विद्वान था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू भाषाओं का। इसने अपने नाम की नई मुद्रा चलाई और नए मात्रक मापन इकाई की शुरुआत की। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1784 में मंगलौर की संधि हुई टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें हड़पे गए प्रांत वापस किए गए हैं। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच है। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें टीपू सुल्तान का आधा भाग तथा 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने लिया। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों द्वारा युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया तथा ब्रिटिश आर्मी सेनापति वेलेस्ली हैरिस था। उसमें ब्रिटिश आर्मी सेनापति वेलेस्ली हैरिस था। पंजाब की बात करें तो सिखों के गुरु सबसे पहले गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक और इनकी पंजाब की बात करें तो सिखों के गुरु सबसे पहले गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था और अब यह स्थान पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। इन्होंने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु अंगद देव या हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था और इसी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी थे। वो अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु रामदास अकबर के मित्र हुआ करते थे। इन्होंने रामदास नगर की स्थापना की और यही अब अमृतसर है। गुरु अर्जुन देव 1489 में गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल की शुरुआत की थी। गोल्डन टेम्पल की नींव हजरत मियाँ मीर ने इन्हीं से गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखी थी इन्होंने। और गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन तथा जहांगीर के विद्रोह में खुसरो की मदद भी की थी। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। अगले गुरु हरगोविंद थे, गुरु हरविंदर थे और गुरु हरकिशन जो थे वे सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे तथा 8 वर्ष की आयु में ही गुरु बने थे। गुरु तेग बहादुर 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना। इन्होंने ही पंजाब के सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने ही पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ बनाई थी। इसमें 5 ककार अनिवार्य किए गए थे: केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई और खालसा का सेना नायक बंदा सिंह बहादुर को अपनी मृत्यु के बाद बनाया। इन्होंने खालसा का सेना नायक बंदा सिंह बहादुर को बनाया। वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था बंदा सिंह बहादुर का। बंदा सिंह बहादुर को सच्चा बादशाह या सच्चा शासक कहा जाता है। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु 1716 में मुगल बादशाह फारुखशर के द्वारा करवाई गई थी। अब खालसा पंथ कई विभागों में विभाजित हो गया और इनकी संख्या 12 हो गई, जिसे सिख मिसलें कहा जाता था। 12 सिख मिसलें थी। मिसल पहले जो था अहलूवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह थे। सुकर चाकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह थे। सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक नवाब कपूर सिंह थे। भंगी मिसल के संस्थापक छज्जा सिंह थे। पुलकिया मिसल के संस्थापक संतू जाट चौधर थे। रमगढ़िया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह रमगढ़िया थे। कन्हैया मिसल के संस्थापक जय सिंह थे। शहीदी मिसल के संस्थापक बाबा दीप सिंह थे। नकी मिसल के संस्थापक हीरा सिंह थे। बुले बालिया मिसल के संस्थापक गुलाब सिंह थे। निशान वालिया मिसल के नेता संस्थापक सरदार संगत सिंह थे। करोड़ा सिंधिया मिसल के संस्थापक बघेल सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में 1792 से 1839 तक यह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। यही पंजाब के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इनके समकालीन अफगानिस्तान का शासक ज़मान शाह अहमद शाह अब्दाली का बेटा था और उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर थी। ज़मान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का शासक नियुक्त किया। महाराजा रणजीत सिंह को आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर हुआ करती थी। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल के बीच हुई, लेकिन लॉर्ड मिंटो की तरफ से संधि पत्र पर चार्ल्स मिटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे और भारत का दूसरा गवर्नर जनरल चार्ल्स मिटकॉफ ही बना था। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा द्वारा कोहिनूर हीरा दिया गया। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था
महाराजा रणजीत सिंह का सिख सेनापति हरसिंह नलवे इसी ने अफगानों से पेशावर छीनकर अधिकार किया था। 1848 में त्रिपक्षीय संधि हुई। ब्रिटिशर्स, अफगान और सिखों। इसमें सिखों ने अंग्रेजों के अधीन रहकर पंजाब में शासन करना स्वीकार किया और 1839 में ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 1843 तक पंजाब में 3 आयोगी शासक नियुक्त हुए, खड़क सिंह, नौनिहाल और शेर सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का सही क्रम है। पंजाब का अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह हुआ और अंग्रेजों का पेंशनर बनकर महाराजा दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। महाराजा दलीप सिंह 1843 से 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महाराजा दलीप सिंह के समय में हुआ। यह ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच हुआ। 1846 में लाहौर की संधि हुई, जिसमें सिखों का अधिकार केवल सतलज नदी तक रहेगा। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो 1848 से 1849 तक था। इस युद्ध को जीतने के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार किया। 1848 में महाराजा दलीप सिंह को पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया और वहीं पर 1849 में दलीप सिंह के हाथों कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट करवा दिया गया।